नमस्ते बच्चों। पिछले 2 वीडियो में हमने कक्षा 7 के पहले पार्ट के 2 टॉपिक पढ़े थे। आज फिर आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है परितंत्र का संतुलन। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप यदि आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है परितंत्र का संतुलन। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्तमान में मानव आर्थिक विकास के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए परितंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मानव अपने कार्यों जैसे प्राकृतिक, वनस्पति एवं जीवों का मूल जंतुओं और वनस्पति के स्थान पर विदेशी जंतुओं और वनस्पति को स्थापित करना, विकास के लिए परितंत्र के संगठनों में परिवर्तन करना, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना, वायुमंडल की गैसों के अनुपात बदलना, पर्यावरण को प्रदूषित करना आदि के द्वारा परितंत्र का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। देखिए, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हो चुकी है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम नए नए आविष्कार करके प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी ज़रूरतें बढ़ गई। इसके लिए हम जानवरों और जो वनस्पति है उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके दुष्प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ गया है। अतः परितंत्र को संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है और यह कार्य केवल मानव ही कर सकता है। हमें विकास के कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि उससे परितंत्र को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मानव को चाहिए कि वह प्रकृति का दोहन कर लूट लेने की नीयत ना रखे, बल्कि उसका सहयोग कर उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करे एवं सतत विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करे। देखिए, मानव को ईश्वर ने बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धिमान प्राणी है तो इसमें यही बात कही है कि अपने विवेक से हमें इन प्रकृति के जो संसाधन हैं इनका दोहन करना चाहिए। विवेक से मतलब अपनी जरूरत के अनुसार अनावश्यक दोहन ना करें, और इसके साथ ही प्रकृति का ध्यान रखें। यदि हम किसी भी पेड़ से लकड़ी प्राप्त करते हैं तो उस पेड़ के स्थान पर हमें नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यदि हमने पेड़ों का उपयोग किया है या फिर हम जंतुओं का जो नुकसान कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी प्रकृति वह असंतुलित हो रही है। अब आपको पता ही है, आप देखते हो कि कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कभी सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ने के कारण हो रहा है। चलिए, अब आगे का हम टॉपिक पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब देखिए, हमारी पृथ्वी है वो एक जैसे नहीं पाई जाती है। हमारी पृथ्वी का जो स्वरूप है वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार से है। देखिए, साधारणतः जो स्थलाकृतियां पाई जाती है वो है पर्वत, पठार, मैदान, नदी बेसिन, समुद्र और तटीय मैदान, द्वीप। ये 6 प्रकार के जो स्थलाकृति है या फिर पृथ्वी का जो स्वरूप है वो पाया जाता है। अब हम इन 6 के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे पर्वत। आपको पता है पर्वत क्या होते हैं? सब जानते होंगे। हम मारवाड़ी में इन्हें डूंगर भी कहते हैं और पहाड़ भी है। हम हिंदी में इनके पर्यायवाची भी पढ़ते हैं। तो पर्वत ऐसा स्थान होते हैं जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर से अधिक ऊंचे और सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं। उन्हें पर्वत कहा जाता है। ये सामान्यतः जो सामान्य स्थान होता है इससे ऊंचे होते हैं और पठारी रूप में होते हैं, मतलब पत्थर के रूप में होते हैं। कुछ पहाड़ है वो रेत के भी बने हुए होते हैं, लेकिन हम सिंपल रूप में कह सकते हैं कि जो स्थलाकृति
सामान्य धरती होती है, जो भूमि होती है, उससे ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई, लगभग 600 मीटर और इससे अधिक, और लंबे कितने भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम पर्वत कहते हैं। ये नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर की तरफ सक्रिय और नुकीले होते जाते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, ये सबसे बड़ी चोटी है। तो आप देखिए, नीचे से चौड़ी है और ये ऊपर से देखिए, ये इसकी चोटी बनी। ऊपर के नुकीले भाग को पर्वत की चोटी कहते हैं। आप जानते हैं, पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, आप लगा लीजिए इस पे, और इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। जो धरती की विशालतम पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है। अब ये कहाँ पर है, पृथ्वी की विशालतम, मतलब अब देखिए ये जो दो चीजें हो गई, एक तो हमारी पृथ्वी की सबसे जो विशाल जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, हिमालय। और इस हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई भी आप नोट कर लीजिएगा, 8,848 मीटर है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। देखिए, जब पर्वत एक क्रम वाइज होते हैं, लगातार बढ़ते हुए होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला या पर्वतों की लाइन। श्रृंखला का मतलब क्या होता है, लाइन। यह श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। क्या आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है। फर्क इतना है कि वह समुद्र की तली में स्थित है, समुद्र के नीचे भी पर्वत है। देखिए, माउंट एवरेस्ट से चोटी भी, उससे ऊंची भी चोटी है, लेकिन वो क्या है, समुद्र के अंदर है। आपको पता भी होना चाहिए कि समुद्र के नीचे भी पर्वत होते हैं। अब लेकिन चूंकि ये समुद्र के नीचे है, तो इनको हम देख नहीं सकते। मानव गया है वहाँ पर, वैज्ञानिक गए हैं, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी इन पर्वतों की खोज हो चुकी है। लेकिन हम पृथ्वी पर जो होते हैं, मतलब धरती के ऊपर जो होते हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट है वह सबसे ऊंची चोटी है। पर्वतों की एक खासियत यह भी है कि इनकी जलवायु आसपास के क्षेत्रों से ठंडी होती है। पर्वतों का निर्माण कई प्रकार से हो सकता है। कुछ पर्वतों का निर्माण दो भूखंडों के आमने सामने खिसकने से होता है। इस प्रकार के पर्वतों को वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय इसी प्रकार का पर्वत है। कुछ पर्वत ज्वालामुखी, लावा एवं भ्रंश पड़ने से भी होते हैं। देखिए, जो वलित पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं, दो भूखंडों के आमने सामने खिसकने से होते हैं। जब पृथ्वी के दो टुकड़े होते हैं, वो आमने सामने खिसक जाते हैं, तो वो ऊंचे हो जाते हैं। इसी कारण हिमालय पर्वत है वो इसी तरह से बना हुआ है। देखिए, आपको मैं बता दूं, वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी चीज है वो अचानक से नहीं हुई है, सबको बनने में समय लगा है। तो ये जो हिमालय पर्वत है, ये भी बना हुआ है, धीरे धीरे पृथ्वी के टकराव से ये बना हुआ है। प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत समुद्र की तली से 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता रहता है। देखिए, आपको ये एक लाइन है कि प्रशांत जो महासागर है, ये यहाँ पे मोनाकी पर्वत है, वो समुद्र की तली से 10,205। तो ये वाला जो पर्वत है, ये क्या है, इस माउंट एवरेस्ट से भी क्या है, ऊंचा। लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ डूबा हुआ है, समुद्र के अंदर डूबा है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता रहता है। पर्वत वर्षा को प्रभावित करते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराकर बादल वर्षा करते हैं। पर्वतों की जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं उसे पवनमुखी भाग कहते हैं, क्योंकि उनका मुख पवन के सामने होता है। वहीं दूसरी तरफ के भाग को पवन विमुखी का भाग कहा जाता है। यहाँ वर्षा कम ही होती है, इसीलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, पवन मुखी और पवन विमुखी क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ से वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से क्या, जो हवाएं होती है, मानसूनी हवाएं, वो बादलों के साथ में पर्वतों पर आती है। तो पर्वतों से टकरा के यहाँ पर जो ये भाग होता है पवनमुखी, यहाँ पे तो वर्षा कर देती है, लेकिन ये जो भाग होता है यहाँ पे वर्षा या तो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है।
तो ये क्या होता है, इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कह सकते हैं और पवन विमुखी प्रदेश भी कह सकते हैं। देखिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ अपने ही प्रदेश का। हमारे यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है जो कि राजस्थान में है। तो देखिए ये क्या है, राजस्थान के बीचों बीच है। तो जब भी मानसूनी पवनें आती है तो ये इससे टकरा जाती है और जो पूर्वी भाग होता है वहाँ पर तो वर्षा कर देती है, लेकिन जो पश्चिमी भाग होता है वहाँ पर, तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है जैसे कि जोधपुर है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और ये सूखे प्रदेश हो जाते हैं। तो इस कारण से हमारे यहाँ बारिश कम होती है क्योंकि हमारा जो है वो पवन विमुखी क्षेत्र है। हमारे जो नागौर है वो भी इसी क्षेत्र में आता है। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल तेज होने के कारण कृषि भूमि कम ही उपलब्ध होती है। तीव्र ढालों पर लोग भी कम ही रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग पशुपालन करते हैं। हिमालय में गद्दी, बकरवाल एवं भोटिया जो जनजाति है वो भी रहती है, जो वहाँ मौसमी प्रवास करती है। ये लोग गर्मियों में अपने पशुओं के साथ उच्च चारागाहों में चले जाते हैं। जब ठंड बढ़ जाती है ये घाटियों की तरफ पलायन करते हैं। ये पर्वत प्राकृतिक वन्य जीवों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। तो देखिए आपको इस टॉपिक में से बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। एक तो पर्वतों के उपयोग, ठीक है, और पर्वतों के लाभ, ये सब हो सकते हैं। एक पर्वतों में कौन कौन से वन्य जीव रहते हैं, कौन कौन सी जातियां रहती हैं, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो बच्चों अभी इस टॉपिक के बारे में मैं तुरंत एक वीडियो और डालूंगा, उसमें हम पठार पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा छोटा ही करना चाहता हूँ। फिर उस टॉपिक के बारे में मैं आपको इसमें से प्रश्न उत्तर दूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो तुरंत देख लीजिए।